करप्शन के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री ने अफसरों को फ्री हैंड दे रखा है। मोदी ये कह रहे हैं कि चुनावी फायदे नुकसान की चिंता मत करिए, जो करप्ट है उन पर एक्शन लीजिए। ईडी एक के बाद एक नेता, ब्यूरोक्रेट्स, बिल्डर, कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स पर रेड कर रही है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन अब इंडिया अलायंस बनने के बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। शुरुआत इसकी केजरीवाल ने की है। ईडी समन पर समन भेज रहा है, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। अब उनकी देखा देखी हेमंत सोरेन ने भी यही हथकंडा अपनाया। तेजस्वी यादव को समन गया, वो भी पेश नहीं हुए। तारीख पर तारीख देते रहे। बंगाल में हद्दी हो गई। ईडी के अफसरों पर टीएमसी के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि चुनाव तक इंडी वर्सेस ईडी ऐसे ही चलता रहेगा? तो करप्शन के खिलाफ मोदी की कमिटमेंट का क्या होगा? इस रिपोर्ट में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या इंडिया अलायंस के नेता लोकसभा चुनाव तक ईडी के सामने पेश नहीं होंगे? समन की अवहेलना करने पर भी ईडी नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? आखिर ईडी के पास पावर कितनी है? लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की पार्टियां अब ईडी कार्रवाई को भी राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गई हैं। विपक्षी नेता ईडी के समन को ही नहीं मान रहे हैं। इतना ही नहीं, बंगाल में तो हद ही हो गई। पूछताछ के लिए गई ईडी की टीम पर बंगाल में 16 घंटे के अंदर 2 बार हमला हुआ। दरअसल ईडी बंगाल में राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए 2 टीएमसी नेताओं के घर गई थी। पहले शुक्रवार को बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में ईडी अफसरों को निशाना बनाया गया। ईडी अफसर यहां पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख से पूछताछ के लिए पहुंचे थे, लेकिन शेख के गुंडों ने अफसरों को पूछताछ से ही नहीं रोका, बल्कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी। इसमें ईडी के 3 अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए ईडी के अफसरों के मोबाइल और लैपटॉप भी छीन लिए। उधर राशन घोटाला मामले में ही बोंगांव नगर पालिका के अध्यक्ष और टीएमसी नेता शंकर आद्या को भी जब ईडी की टीम गिरफ्तार करके निकली, तो एक बार फिर उपद्रवियों ने ईडी की टीम और उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया और तोड़फोड़ की। वहीं बीजेपी ने बंगाल की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जिन्हें जेल जाने का डर है, वो लोग एजेंसियों पर हमला कर रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेटिकली मैकेनिज्म में, प्रजातंत्र में विशेष करके सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने की जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्द में निंदा करता हूं। दरअसल ईडी के निशाने पर 1-2 राज्यों के या 1-2 नहीं, बल्कि दर्जनों नेता हैं। इनमें से कोई मुख्यमंत्री है, कोई डिप्टी सीएम है, कोई मंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई विधायक है। सब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, धीरज साहू कांग्रेस सांसद हैं, डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे, सोनिया गांधी कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कविता बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी। इसके अलावा भी कई विपक्षी नेता ईडी के रडार पर हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा संकट हेमंत सोरेन पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री का इल्जाम है खनन पर्यावरण मंत्रालय जानबूझकर अपने पास रखने का। करीबियों को 1000 करोड़ रुपए के खनन का अवैध पट्टा जारी करने का। रांची में जमीन घोटाले से जुड़ा भी एक बड़ा मामला है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। यह कुल 70,000 करोड़ का घोटाला है। ईडी अब तक हेमंत सोरेन को 7 समन भेज चुकी है। पहला समन 14 अगस्त को भेजा गया था। 7वां समन 29 दिसंबर को भेजा गया है। 7वें समन में ईडी ने सख्त लहजे में हेमंत सोरेन को लिखा, 7 दिन के भीतर पूछताछ के लिए हाजिर होना ही पड़ेगा। जगह आप तय कर लीजिए, पूछताछ के लिए हम आ जाएंगे।
मामला एक सूबे के सीएम का था, इसलिए ईडी उनके सहयोग की उम्मीद कर रही थी, मगर अब तक उनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। यही वजह है कि ईडी अब सख्त एक्शन की तैयारी में है। वहीं हेमंत सोरेन चुनावी साल होने की वजह से इसे राजनीतिक रंग देने में जुट गए हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन ने ईडी के हर समन के जवाब में एक पत्र लिखा। 7वें समन के जवाब में हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बता दिया, ईडी पर छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया, मीडिया ट्रायल करने का आरोप मढ़ा। सोरेन ने कहा कि ईडी का समन पूर्णतः राजनीतिक से प्रेरित है। आइए अब रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी के लपेटे में है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 333 करोड़ के शराब घोटाले का बड़ा हिस्सा गोवा चुनाव में खर्च हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर आम आदमी पार्टी के लीडरशिप से पूछताछ क्यों नहीं हो रही। ईडी शराब घोटाला केस में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 3 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ईडी दफ्तर को ही एक चिट्ठी भेज दी। इस चिट्ठी में उन्होंने वही बातें कही हैं जो पहले कही थी। ईडी का समन गैर कानूनी है। ईडी का मकसद उनको बदनाम करना है। ईडी उनको किस हैसियत से बुला रही है, गवाह के तौर पर, आरोपी के तौर पर, या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर, वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। इसलिए ईडी उन्हें सवालों की लिस्ट भेज दे, वो उन्हें जवाब दे देंगे। चिट्ठी में नई बात बस इतनी सी थी कि वो राज्यसभा चुनाव और 26 जनवरी की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए ईडी के सामने हाजिर नहीं हो सकते। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज इससे भी एक कदम आगे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इंडिया अलायंस से घबराई हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि वो चुनाव प्रचार न कर सके। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की क्रीमी लीडरशिप सलाखों के पीछे है। माना जा रहा है कि देर सवेर केजरीवाल का भी जेल जाना तय है और ये लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जेल गए, जो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर हैं। फिर शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल गए और 1 साल से जेल में बंद है। इसके बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल गए। मजे की बात यह है कि केजरीवाल खेमा दावा कर रहा है कि वो जेल गए तो फिर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। अब बात बिहार के आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। लैंड फॉर जॉब केस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी यादव की भूमिका भी संदिग्ध है। तलवार उन पर भी लटक रही है। सीबीआई तेजस्वी और उनके पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। ईडी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। ईडी ने तेजस्वी को 5 जनवरी को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह तेजस्वी भी नहीं पहुंचे। ईडी ने हाल ही में केस के सिलसिले में लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। हालांकि तेजस्वी बेफिक्री के साथ इन आरोपों को खारिज करते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि जांच एजेंसियां बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू
हो ही ना गया है सारा एजेंसी अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। एनडीए में ज्यादा पार्टियां तो है नहीं, मेजर पार्टियां तो है नहीं, तो मेजर पार्टी तो यही लोग है ना, तो इस पे क्या बोलना है। लैंड फॉर जॉब केस ही नहीं, तेजस्वी आईआरसीटीसी घोटाले में भी लालू और राबड़ी के साथ सह आरोपी हैं। ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में पिछले साल मार्च में लालू, तेजस्वी और लालू की बेटियों के आवास पर छापेमारी की थी। देखा जाए तो तेजस्वी ऐसे ही नहीं ईडी की अनदेखी कर रहे हैं। दरअसल बिहार में सीएम बदलने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के संयोजक बनने के बाद सीएम पद तेजस्वी के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इन सबसे पहले अगर तेजस्वी की गिरफ्तारी हो गई तो सब पर पानी फिर जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी महादेव ऐप केस में ईडी के रडार पर है। ईडी ने नवंबर में दावा किया था कि उसने कैश कुरियर का बयान दर्ज किया था, जिसने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यूएई स्थित महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रोमोटरों से 508 करोड़ रुपए मिले थे। कई बॉलीवुड हस्तियों और बघेल के सहयोगियों को तलब करने के बाद ईडी भूपेश बघेल से पूछताछ कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या समन मिलने पर बघेल भी दूसरे नेताओं की तरह पेश नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी से मैसेज नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन होगा। सही बात है, ऐसा होगा। मोदी विरोधियों के पास निगेटिव नैरेटिव क्रिएट करने का पूरा मौका होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के तरीके को गौर से देखने पर पता चलता है कि मोदी सरकार ऐसे फैसले लेने से डरती नहीं है। जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दिया गया है, इसलिए तो ताबड़तोड़ एक्शन होता है। सवाल यह कि ईडी के सामने ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन घर जाकर पूछताछ करने का है, दूसरा ऑप्शन वारंट निकालने का है और तीसरा ऑप्शन गिरफ्तारी का है। ये सभी विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठा बता रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी विरोधी इंडी गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि अब उनके नेता ईडी के समन का जवाब तो देंगे, लेकिन पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। यानी अगले 90 दिन ईडी समन भेजेगी, लेकिन होगा वही जो हेमंत सोरेन ने किया, केजरीवाल ने किया और तेजस्वी ने किया, यानी सिर्फ जवाब देंगे। बंगाल का पैटर्न उससे 2 कदम आगे चला गया है, यानी गुंडे बुलाएंगे, ईडी के अफसरों को पिटवाएंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि ईडी करे तो क्या करे, यानी जहां पर कोई सीएम आरोपी है उस राज्य में वो उनसे कैसे पूछताछ करे। बंगाल की घटना से यह साफ है कि विरोध होना तय है। ऐसे में ईडी के पास विकल्प क्या है। बार बार समन जारी करने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर ईडी क्या कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएल की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि बार बार समन की अवहेलना करने वाले हेमंत सोरेन, केजरीवाल और तेजस्वी यादव को ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। पीएमएलए की धारा 63(2)(c) के तहत अगर कोई समन पर पेश नहीं होता है, रिकॉर्ड पेश करने से मना करता है, तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हर बार इनकार करने पर जुर्माना 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 63(4)(2) का सेक्शन C कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी भी आदेश को मानने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है? पीएमएल की धारा 63 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को आईपीसी की धारा 174 के तहत नया मामला दर्ज करना होगा और मुकदमा चलाना होगा। एजेंसी के इतिहास में अभी तक तो ऐसा नहीं किया गया है।
दूसरा कानूनी रास्ता समन से इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना है, क्योंकि केजरीवाल और सोरेन समेत समन से इनकार करने वाले अधिकांश नेता गैर हाजिर होने का लिखित कारण दे रहे हैं।